हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 10th क्षितिज भाग 2 पाठ। आज हम काव्य का पढ़ेंगे। पाठ 3 है आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रश्न 1 है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि आत्मकथा लिखना क्यों नहीं चाहता है? क्या बात है? उत्तर है, कवि स्वयं कहता है कि उसके जीवन की ऐसी कोई महान उपलब्धि नहीं है जिसकी सराहना की जाए, जिसकी प्रशंसा की जाए। वह अच्छी तरह से जानता है कि अभावों से भरी जिंदगी का चित्रण करने में उपहास ही होता है। इसीलिए वह अभावग्रस्त जीवन का उल्लेख कर पाना उपहास समझता है। इसीलिए वह नहीं करना चाहता, उपहास कराना नहीं चाहता है। कवि का यह भी मानना है कि आत्मकथा का वर्णन सुप्त पीड़ाओं को पुनः जीवंत कर स्वयं को पीड़ित करना है। सुप्त मतलब सोई हुई पीड़ा, सोया हुआ दर्द को जगाना, अपने जीवन को ही पीड़ा देना है। इसीलिए कवि अपने दुखों को, बीती हुई बातों को दोहराना नहीं चाहता है, बताना नहीं चाहता है। अतः वह आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। कवि के दोस्त मित्र चाहते हैं कि वह अपनी आत्मकथा लिखें, लेकिन वह सोचते हैं जो बात बीत चुकी है, जो दर्द मैंने भुला दिया है, मैं उसे पुनः फिर से जीवित नहीं करना चाहता। यदि मैं उसे जीवित करता हूँ तो फिर से वह पीड़ा, वह दर्द मेरे सामने आ जाएगा। इसीलिए सोई हुई पीड़ा को, सोए हुए दर्द को वह जगाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। प्रश्न 2 है आपका, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। कवि ऐसा क्यों कहता है? जब उसके दोस्त कहते हैं आत्मकथा कहो, सुनाओ, तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, कवि कहता है आत्मकथा सुनाने का अभी समय नहीं आया है। ऐसा कोई समय आएगा तो मैं अपनी आत्मकथा सुनाऊंगा। उत्तर, कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं है। उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। उनके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत संघर्ष है। वह अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं उनके आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं हुआ है। कवि नहीं लिखना चाहते हैं अपनी आत्मकथा, क्योंकि उनको पता है कि मैं अभी लिखूंगा तो मेरे दुख जो है वह दर्द उभर जाएंगे, फिर से मेरे सारे दुख जीवित हो जाएंगे और फिर से मुझे पुरानी यादें आने लगेगी और फिर से मेरा जीवन दुखमय हो जाएगा। इसीलिए वह कहते हैं अभी वह समय नहीं आया है कि मैं उसे कहूँ। प्रश्न 3 है, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृतियां ही उसकी यादें हैं, मार्ग है, रास्ता है। उत्तर, कवि अपने बीते हुए कष्टों के थपेड़ों से आहत है। कवि अपने बीते हुए दुखों से आहत है, परेशान है, निराश है, दुखी है। उसकी स्थिति थके हुए पथिक की तरह है। उसकी स्थिति थके हुए राहगीर की तरह, राही की तरह है। जो जब राह चलने वाला व्यक्ति थक जाता है, वैसी स्थिति है जयशंकर प्रसाद जी की, कवि की, जिसको आगे बढ़ने का उत्साह समाप्त हो गया है किंतु जीना चाहता है और पाथे का उपभोग कर उत्साहित होता है। वह पाथे मतलब वह अपनी यादों को अपने मार्ग बनाना चाहता है, रास्ता बनाकर वह उसका उपभोग करना चाहता है और उसी को सहारा बनाकर वह उत्साह पूर्वक अपना जीवन जीना चाहता है। कवि के जीने का आधार मात्र स्मृतियां हैं। स्मृतियां मतलब यादें हैं जिन्हें सजोए रखना चाहता है। निराशमय स्थितियों से निकलने के लिए स्मृतियां ही उसका पाथे है। कवि है जो वो अपनी यादों के सहारे अपने पूरे जीवन को जीना चाहता है। उस यादों को वह संजो कर रखना चाहता है, बचा कर रखना चाहता है। निराशमय स्थितियों से निकलना चाहता है और अपनी यादों को ही अपने रास्ते का भोजन, अपना मार्ग चुनता है। वह अपनी यादों के सहारे अपने जीवन को बिताने की कोशिश करता है। कवि, भाव स्पष्ट कीजिए। 4 प्रश्न है। क है, पिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। जो यादें, जो सपने वो देखते थे वो उन्हें कभी पूरा हुआ ही नहीं, कभी मिला ही नहीं। उनका जीवन हमेशा उस दुख से वंचित ही था।
सुख के उसके बेहद करीब आते आते उससे दूर चला गया। वह अपने प्रेमिका के बारे में कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। वह सुख ही मुझे नहीं मिला जब मैंने अपने सपने में देखा था, स्वप्न देखा था। और जो स्वप्न में देखा, जब मैं जागा तो वह मुझसे दूर चली जाती है। आलिंगन, मेरे गले मिलना चाहती है, लेकिन जब भी मुस्कुरा कर वह मुझसे दूर भाग जाती है। उनकी प्रेमिका उनसे मिल नहीं पाती है। इसीलिए वह कहते हैं, जो स्वप्न में देखा, सपने में देखा, वह चीज मुझे मिली ही नहीं। वह मुझसे दूर चली गई मुस्कुरा मुस्कुरा कर। ख है, ख इसी का पार्ट है, ख है, इसका भी भावार्थ है। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है, उनकी सुंदरता का वर्णन किया है, बखान किया है। उनके प्रेयसी के गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि उषा की लालिमा भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। जो सूर्य की, सुबह की सूर्य की जो लालिमा, जो किरणें होती हैं, वह भी कवि के प्रेमिका के गालों के आगे फीकी पड़ जाती है। और जो सूर्य की रोशनी है, वह भी उधार लेती है उनकी प्रेमिका के गालों से। इसका अर्थ देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया, जिसके अरुण कपोलों, जिसके जो गाल थे इतने सुंदर, इतने मतवाले, इतने मदमस्त करने वाले थे कि सुंदर जो उसकी छाया है, अनुरागनी उषा लेती थी। जो उषा थी, जो प्रातः की रोशनी जो होती है, सूर्य की किरणें होती हैं, अनुरागनी उषा, वह मेरे प्रीतम से, मेरे प्रेमिका से वह उधार लिया करती थी। और उसकी जो निज सुहाग, उसकी जो सुगंध थी, इतनी मधुर थी, इतनी सुगंधित थी कि मन को मुग्ध कर देती थी। ये आपका 4 हो गया। प्रश्न 5 है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। कवि यही कहना चाहता है कि उज्जवल गाथा, जो मेरे जीवन में, जो मेरा बीता हुआ कल है, उस जीवन में कितने, जीवन में मेरे उजाला थे, कितना प्रकाश था। मधुर चांदनी की रातों में मैं अपनी प्रेमिका के साथ कैसे जीवन यापन करता था, वह मैं कवि क्या कहना चाहता है, माध्यम से कवि बताना चाहता है, हमें बताना चाहता है बीती हुई बातों को। उत्तर, उक्त कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो प्रेयसी, जो प्रेमिका के साथ समय मैंने व्यतीत किया था, वह अतीत बन चुका, वह बीत चुका है। वर्तमान में उसका आभास मात्र शेष है। वर्तमान में उसका यादें मेरे पास है। इसीलिए सुखद क्षणों को व्यक्त करना उसके लिए कठिन है। वह सुखद क्षणों को अभी नहीं बताना चाहता। वह कभी अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में मधुर बातें करते हुए हंसते थे। कवि कहते हैं कि मैं चांदनी रातों में मैं अपनी प्रेमिका के साथ बहुत हंसता था, मधुर मधुर बातें हम करते थे। पर वह चीज अब दूर चली गई है मुझसे। उसकी यादें ही मेरा संबल है, सहारा है, मेरे रास्ता का सहारा है। खिलखिलाता था, प्रेम प्रसंग में सुख का अनुभव करता था। उन क्षणों को शब्दों में पिरोकर सबके सामने प्रकट करना उचित नहीं हो सकता है। वह कहते हैं कि जब मैं अपनी प्रेमिका के साथ मधुर चांदनी रातों में बिताता था और उसके हंसी को सुनता था, तो मेरा मन भी खिल उठता था। वो सारी बातें, वो सारी यादें जो बीत चुकी है, वह प्रेम प्रसंग का अनुभव जो है, पर मैं किसी को बताना नहीं चाहता। मैं शब्दों के माध्यम से उसे पिरोकर सामने प्रकट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्रेमिका की बीती हुई बातें अगर वह किसी को बताते हैं, अपने दुखों को प्रकट करते हैं, तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनकी हंसी उड़ाएंगे। इसीलिए वह अपनी बातों को अपने अंदर ही पिरो कर रखना चाहते हैं, सजो कर रखना चाहते हैं। वह समाज में, वह दोस्तों मित्रों को अपने बीती हुई बात को बताना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। प्रश्न 6, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं। बताना है आपको कि इसमें कौन कौन सी काव्य भाषा का प्रयोग किया गया है। उत्तर, आत्मकथ्य कविता में सौंदर्य की जो अद्भुत छटा विद्यमान है, वह इस प्रकार है। खड़ी बोली का परिष्कृत रूप है। आत्मकथ्य में
तत्सम संस्कृत के शब्दों की वर्षा हुई है, संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। तत्सम मतलब संस्कृत के शब्दों का प्रयोग अधिक प्रयोग हुआ, जो भावों की अनुकूल है। जैसे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं क्या। दूसरा इसी में है, कवि ने प्रतीकात्मक शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया है। जैसे मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आप घनी। यहाँ मधु मन का प्रतीक है, तो मुरझा कर गिरती हुई पत्तियां नश्वरता का प्रतीक है। तो कवि जो प्रतीक शब्दों का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, संस्कृत शब्दों का जो वर्षा हुई है अधिक प्रयोग हुआ है। कवि के जो शब्द हैं वह बड़े ही मन को सुंदर लगने वाले हैं। प्रश्न 7 है आपका, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया है। कवि सुख के स्वप्न जो देखे थे, जो बीती हुई बातें थी, वह किस रूप में अपने कविता में वह व्यक्त करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं। तो इस तरीके से कवि की प्रेसी स्वप्न सुंदरी थी, बहुत सुंदर थी। कवि की प्रेमिका सुंदरता की जीवंत प्रतिमा थी। ऐसी अनुपमा सुंदरी प्रेसी स्वप्न में आती है और आलिंगन करके वह आभास कराकर सुख के क्षणिक मुस्कुराहट बिखेर कर जीवन से दूर हो गई। कवि ये कहना चाहता है कि उसकी जो प्रेमिका है स्वप्न में आती है, उससे आलिंगन करती है, आलिंगन मतलब उससे गले मिलती है, और मिलती है उसे आभास होता है कि मेरी प्रेमिका आई है, उसको सुख मिलता है और मुस्कुराहट बिखेर कर फिर इसके बाद उसके जीवन से दूर चली जाती है। गले मिलती है, मुस्कुराती है और फिर इसके बाद स्वप्न टूटता है और वह दूर चली जाती है। उसकी सुख कल्पना अधूरी रह गई। कवि की जो कल्पना थी, जो प्रेमिका थी, वह मिली नहीं। उस सुख के प्राप्त करने की छटपटाहट को कवि गोपनीय नहीं रख सका। कवि अपने सुख के अनुभव को छुपा नहीं सका, गोपनीय नहीं रह सका। आत्मकथ्य कविता में इस प्रकार फूट पड़ी है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसका अर्थ है कि जो कवि की जो प्रेमिका थी, उसके गाल, कपोल मतलब गाल, इतने मतवाले, इतने सुंदर, इतने लाल थे, इतनी लालिमा थी कि जो सुंदरी जो छाया है वह भी, और जो उषा है, जो सूर्य की किरणें हैं प्रातःकालीन की, वह भी उससे उधार लिया करती थी। कवि की प्रेमिका के गालों से और निज सुहाग मधुमाया, उसकी सुगंध इतनी मनमोहक थी कि मन को मुग्ध कर देती थी। तो कवि अपनी प्रेमिका के बारे में बता ही देता है कुछ बातें। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न 8, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, कवि व्यावहारिक रूप में विनम्र है, विनम्रता से वो अपनी बात को कहना चाहते हैं, योग्य हैं, बड़ी सादगी से अपने आलोचकों या अपने साथ धोखा करने वाले मित्रों के प्रति उलाहना देते हैं, शिकायत करते हैं। उनके उलाहना में विनम्रता का आभास होता है। वह उलाहना भी देते हैं, वह भी विनम्र भाव से देते हैं। उन्होंने लिखा है कि औरों की प्रवंचना को लिखना क्या उचित रहेगा, क्या दूसरे की बातों को लिखना उचित रहेगा। उसके प्रेसी की स्मृतियां उसके मन का मंथन करती रहती हैं। कवि कहता है कि मेरी जो प्रेमिका थी वह मेरी स्मृतियों में, मेरी यादों में है, मेरे मन में है, और वह मंथन करती है। जैसे समुद्र मंथन होता है, वैसे उसके दिमाग में, दिल में, उसके मन में उसकी यादें बसी हुई हैं। वह हमेशा घूमती रहती हैं, उसके सामने आती रहती हैं, जिसे कवि प्रकट नहीं करना चाहता है, फिर भी न चाहते हुए भी बहुत कुछ कह जाता है कवि। कवि आत्म गौरव का धनी है। हिंदी साहित्य जगत में उनकी अलग पहचान है। जयशंकर प्रसाद जी महान हैं, जिनकी छायावादी कवि के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, फिर भी बड़प्पन का प्रदर्शन नहीं करते हैं, वह दिखावापन नहीं करते हैं। इसीलिए बड़ी सहजता से कह दिया है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। वह कहते हैं मेरा तो जीवन बड़ा छोटा है और मैं अपने जीवन की क्या कथा कहूं, अपने प्रेसी के बारे में मैं क्या कहूं। वह कुछ नहीं कहना चाहते हैं। उनके दोस्त मित्र
कहने के लिए मजबूर करते हैं, आत्मकथा लिखवाने के लिए कहना चाहते हैं, लेकिन वह फिर भी वह कहते हैं जो बीत गया वह बात गई। अगर मैं जो बीत गया अगर उसे कहता हूँ तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र मेरे दुखों पे मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे, पर नहीं कहना चाहते। फिर भी वह कुछ न कुछ बातें अपनी प्रेमिका की सुंदरता के बारे में, आलिंगन के बारे में वह कह ही देते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? अगर आप किसी की आत्मकथा पढ़ना चाहते हैं तो क्यों पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे, उसमें क्या विशेषता है, क्या खूबी है कि आप पढ़ेंगे किसी की आत्मकथा, किसी के जीवन के बारे में? मैं वैसे व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहूंगा जिन्होंने संघर्ष करते हुए सफलता प्राप्त किया हो, ऊंचाइयों को छुआ हो। ऐसे व्यक्तियों की आत्मकथा हमें प्रेरणा देती है, हमें सीख देती है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ेंगे तो हम भी उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उनकी कुछ चीजों को, उनकी आदतों को हम भी सीखेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। निराशाओं में आशा बनाए रखने में सहायक होती है। अगर हम निराश हैं तो ऐसे लोगों के, महान लोगों की आत्मकथा को पढ़कर हमारे अंदर भी उत्साह, जोश आ सकता है तथा संघर्ष की प्रेरणा देती है। मैं पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा पढ़ना चाहूंगा, जो अति साधारण परिवार से संबंध रखते हुए भी सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचे थे। ये जो अब्दुल कलाम जी थे हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे, हमारे देश के वह वैज्ञानिक भी थे, साइंटिस्ट भी थे। और एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई। वह बहुत ही गरीबी में भी रहते हुए भी वह शिक्षा अपना ग्रहण किए। वह न्यूज़पेपर, अखबार भी बेचते थे और इस कष्ट को झेलते हुए भी वह जीवन में इतनी आगे बढ़े कि जिसे पढ़कर हमें भी सीख मिल सकती है। इसीलिए ऐसे महान लोगों के बारे में हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। विवेकानंद के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। जो भी आपको पसंद आए उनकी आत्मकथा आप अवश्य पढ़ें। प्रश्न 10 है, आपका अंतिम प्रश्न है, कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं। ऐसा नहीं कि आप बहुत फेमस हो तभी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं। अपनी आत्मकथा अपने जीवन के बारे में आप भी लिख सकते हैं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा बहुत के द्वारा सराही गई है। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, पीटी उषा के बारे में भी कुछ लिख सकते हैं, किसी और महान हस्तियों के बारे में आप कुछ लिख सकते हैं, धोनी के बारे में लिख सकते हैं, या फिर महान ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप आत्मकथा लिख सकते हैं। इसके बाद है, छात्र स्वयं लिखने का प्रयास करें। इसे आपको खुद लिखना है। आप अपने बारे में लिख सकते हैं, किसी महान व्यक्ति के बारे में लिख सकते हैं, जिससे आपको प्रेरणा मिले, आपको सीख मिले। और आत्मकथा तो वही लिखता है जो सत्य का सामना करना जानता हो। सत्य जो व्यक्ति है वह सच्चाई से अपनी आत्मकथा को लिखता है। उस चीजों को हम पढ़ते हैं, हमें ज्ञान मिलता है, हमें सीख मिलती है। तो इस तरीके से हमारा जो है पार्ट समाप्त हो गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब।